यहाँ पे स्टेट बोर्ड नहीं काम कर रहा है। बारिश के समय में पूरा बाढ़ भरा रहता है। अभी जब समय आएगा पानी का तो पानी नहीं मिलता है। इन सब चीजों की बात अलग है, लेकिन अभी कृषि से संबंधित बातें अभी बात में मैं बात कर रहा था। साहेबगंज प्रखंड के उत्क्रमित हाई स्कूल बंगरा निजामत में सामयिक कृषि प्रणाली एवं प्राकृतिक खेती विषय पर कृषक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता स्थानीय विधायक राजू कुमार सिंह राजू ने किया, जिसमें द्वीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का आगाज किया गया। इसका संचालन पैक्स अध्यक्ष विनय कुमार जगदीशपुर ने किया। इस अवसर पर जिला कृषि पदाधिकारी शीलाजीत सिंह, ज्वाइंट कृषि डायरेक्टर राम प्रकाश सहनी, कृषि वैज्ञानिक सविता कुमारी, कृषि वैज्ञानिक अनुपम आदर्श, कृषि परामर्शी सुनील कुमार शुक्ला ने अपने कृषि पद्धति के बारे में विस्तार से बताया। साथ ही स्थानीय विधायक ने कहा कि नारायणिक जैविक कॉरिडोर की मांग आगामी सत्र में सदन में उठाने का काम करेंगे। इस अवसर पर जिला परिषद 1 के राजेश कुमार, 3 के जिला परिषद पति सर्वेश कुमार सहित हजारों लोग शामिल थे। जिला से चलकर एनर्जेटिक हमारे जिला कृषि पदाधिकारी यहाँ पे उपस्थित 1 नंबर साहेबगंज मुजफ्फरपुर से 1 नंबर जिला परिषद सदस्य राजेश सहनी जी, सांसद प्रतिनिधि मालाकार जी, विधायक प्रतिनिधि दिलीप जी, जिला से चलकर आए सारे कृषि वैज्ञानिकगण, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला कृषि से संबंधित विजय बाबू, मुखिया संघ के अध्यक्ष और अध्यक्ष जी, मुखिया अरुण जी, हमारे जिला परिषद पति छोटे भाई, यहाँ भी जाते हैं कहीं न कहीं अपनी राजनीतिक बातों को जरूर घुसाते हैं, लेकिन मैं राजनीतिक बातें उसी समय करना चाहता हूँ जिस समय उसका कोई अर्थ निकलता है, मीनिंग निकलता है। वो 5 साल में जब एक बार समय आता है तब। आज एक कृषि का मंच है और यहाँ पे जो भी बात हम करेंगे कृषि से संबंधित बात करेंगे, किसानों से संबंधित बात करेंगे, किसानों को कैसे फायदा पहुंचे उसकी बात करेंगे। अपना फायदा मुझे पहुंचना होता है, 5 साल में एक बार बात करते हुए अपना फायदा पहुंचवा लेते हैं। मैं आज कोई भाषण नहीं दूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि कृषि के मामले में अत्यंत पिछड़ा सुदूर देहाती इलाका, हम अपने प्रखंड के तमाम कृषि से जुड़े हुए लोग को भी बधाई देना चाहेंगे कि आपने हमसे एक बार बात किया और इस सुदूर देहाती इलाके की जगह को आपने चुना। ये बंगरा स्कूल कई मामलों में अपने आप में महत्वपूर्ण है। जब भी हमारे यहाँ इस दियरा में बाढ़ के अंदर बसने वाले गरीब लोग जब बाढ़ से तबाह होते हैं तो यही उनकी शरण असली होती है। और आज कृषि से संबंधित मामले में जब हम बात करने आए हैं और उस जगह पे बात करने आए हैं, सही कहा राजेश जी ने कि हमारे पास बहुत अच्छे एक फसल में जो हम ले सकते हैं अपने दियरा के अंदर, वो साल के 3 फसल में भी नहीं ले सकते। हम लोग जो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे कृषि वैज्ञानिक और जिला कृषि पदाधिकारी आए हुए हैं, बात करनी चाहिए थी तरबूज के ऊपर, क्योंकि खेती एक कमर्शियल खेती है, उससे अच्छी आमदनी ली जा सकती है। पहले भी हम लोग देखे हैं अपने पूर्वजों को खेती करते हुए, लेकिन जब तक खेती में इंटरेस्ट नहीं होगा, जब तक पौधे से आप बातचीत करना नहीं सीखेंगे, जब तक पौधे से मुलाकात करना नहीं सीखेंगे, ये कि आप अच्छे किसान नहीं हो सकते हैं, आप अच्छे किसान प्रेमी नहीं हो सकते। मैं लाख पॉलिटिकल क्षेत्रों में रहता हूँ, बहुत सारी कामें हैं, आपको आश्चर्य लगेगा जान करके। अभी मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ आपके बीच, शाम को 4 बजे पटना रहना है, रात को दिल्ली रहना है, कल फिर सुबह पटना रहना है, कल शाम को साहेबगंज जाना है, फिर कल रात को दिल्ली रहना है, और फिर परसों सुबह जो विधानसभा चलेगी पटना रहना है। इस तरह के व्यस्तम कार्यों के बीच में मैं दिन का कम से कम आधा घंटा 1 घंटा मॉर्निंग सुबह जब उठता हूँ तो अपने बागवानी के फूलों से जरूर बात करता हूँ। अपने यहाँ पे जो चीज आम अगर पौधा लगाया हो, जब आप जंगलों में घूमिएगा, अपने बागवानी में घूमिएगा, बागवानी से प्रेम कीजिए। सही बोल रहे थे राजेश जी।
लेकिन याद कीजिए राजेश जी, पहले जो हम लोग खेती करते थे, हमारे पूर्वज उस समय पसेरी शेर इकट्ठे मन की बात करते थे। आज हमारे पास ऐसा नहीं है कि हम उसी 40 किलो 30 किलो 32 किलो, पहले हमको जहां तक याद है कि 32 किलो का लोग मन करता था, एक पसेरी में 4 शेर या 5 शेर ऐसे कुछ होता। आज हम लोग 70 केजी 80 केजी भी उपचा करके खुश नहीं। और इस मामले में, खाद के मामले में, बीज के मामले में जितना अच्छे ढंग से हमारे वैज्ञानिक लोग बता पाएंगे, हमारे जिला कृषि पदाधिकारी, मैं इनको बधाई देना चाहता हूँ कि पिछले 20 सालों से आप लोगों के आशीर्वाद से, बीच में एक बार ड्रॉप हुआ था लेकिन मैं यहाँ पे विधायक हूँ, लेकिन मैं इस तरह का जिला कृषि पदाधिकारी अपने रीजन में नहीं देखा था। पहली बार इस तरह का जिला कृषि पदाधिकारी देखे जो खुद से लग करके किसानों के बीच जाना, किसानों को समझाना कैसे किसान अच्छी पैदावार करे, और अच्छी पैदावार के साथ साथ आप केवल एक बार 2 बार पैदावार निकाल ले और खेत आपका बर्बाद हो जाए, उसके बारे में भी ध्यान देने की जरूरत है कि आपकी जमीन में उर्वरा शक्ति कैसे बनी रहे। आज हम लोग जिस तरह का यूज करते हैं, जर्मनी में गए, फ्रैंकफर्ट में गए तो वहां भी एक कल्चर इंस्टीट्यूट मिला जहां से हमने एमटेक किया था। फ्रैंकफर्ट से 2 साल वहां, उसके बाद मैंने मैनेजमेंट करके और फिर यूएसए से डॉक्टरेट किया। और संजोग में लिखा था, जो देहाती कहावत नहीं है, पढ़ा फारसी बेचा तेल, देखो भाई घर का खेल, लिखा था आकर के साहेबगंज में आप लोग के बीच रहना, आप लोग के साथ रहना, तो ये आपके बीच हूँ। लेकिन शुरू से ही, बचपन से ही कृषि से लगाव रहा है, और जब तक किसान खुशहाल नहीं होंगे एक अच्छे देश की परिकल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि हमारे देश की आबादी का मैक्सिमम पार्ट रियल में कृषि पे आधारित है। और आज जो अभी बता रहे थे पूर्व के वक्ता, बिल्कुल सही बोल रहे थे कि अभी बच्चों को पढ़ाना, घर में एक शादी ब्याह करना, कोई आदमी सोच ले कि मैं कृषि से कर लूंगा तो ये बड़ा ही मुश्किल है। इसलिए आज बच्चे को, किसान के बच्चे जो है उनको बाहर जाके कमाना पड़ता है, और नतीजा ये निकलता है कि वो किसानी भूल जाते हैं। जब तक जवानी है तब तक बाहर से कमा करके पैसे लाके घर परिवार को चला लेते हैं, जवानी खत्म होती है, घर आते हैं, किसानी भूल जाते हैं। ये एक बड़ी समस्या जरूर है, लेकिन इस चीज को कैसे कमर्शियल रूप में खेती की जाए, हमने बहुत प्रयास किया था अपने क्षेत्र में खुद से चीनी मिल लगाने का। आज भी प्रयासरत हूं कि किसान कृषि आधारित कैसे उस कार्य को किया जाए जैसे किसान का फसल का सही मूल्य मिल सके, समर्थन मूल्य जिस तरह से दूसरे स्टेट में कैसे यहाँ पे हो सके। मैं पिछली बार मॉर्निंग वॉक में इसी तरह अप्रैल मई में घूम रहा था, घर से 4-5 किलोमीटर दूर में गया, एक कुशवाहा जी के खेत में देखा कम से कम 4-5 कट्ठे का खेत प्लॉट रहा होगा, और कम से कम 1-2 ट्रक से ज्यादा टमाटर लटका हुआ था। वो 5-6 फीट का टमाटर लटकने लायक था। एक पौधा में टमाटर लग रहा था जैसे कम से कम 400-500 पीस हो, मतलब एक पौधा में 20 केजी से कम टमाटर नहीं दिख रहा था। हमने पूछा कि यार सब लाल लाल हो गए, खेत में सब रहा है, बोला कि सब रेटे नहीं, 8वां ने कोई पूछी थी तब क्या करेंगे। मैं कहा कि ऐसा करो, मैं अपने कोल्ड स्टोरेज से 10-12 ट्रे मंगवाया, 10-12 ट्रे में उसको रख करके जांचने के लिए मैं अपने कोल्ड स्टोरेज में रखवाया। 1-1.5 महीने तक उस टमाटर को मैं तब तक खाया जब तक टमाटर का रेट 15 रुपये चला गया था। तो मुझे बड़ा उस समय का एक्सपीरियंस ये लगा कि इस बार मैं अपने यहाँ खेती करवा करके उसको बोला कि आप लोगों का, सब किसानों का इस टमाटर जो है फ्री में अपने यहाँ रखूंगा, आपका रेट अगर कम हो जाए खेती करो, हमारे यहाँ कोल्ड स्टोरेज में रखो। तो कहने का मतलब कि कहीं न कहीं कृषि से संबंधित सारे चीजों को कैसे ससमय बाजार पहुंचा दिया जाए, कैसे उसको रख रखाव किया जाए ताकि समय पर पैसा मिल सके। हम लोग आप देखते हैं हमारे किसान भाई को मिल पाता है, आप आधी रोपिएगा समय पे 20 रुपया, और वही पैसे वाले लोग जो है, जो पूंजीपति लोग हैं, आपसे 20 रुपया 15 रुपया का आदि खरीदते हैं, लेकिन बेचते हैं क्या रुपया, तो 100 रुपये किलो बेचते हैं। केवल उनके पास पूंजी है, रख रखाव की व्यवस्था। इसलिए इन सब चीजों पे भी ध्यान देने की जरूरत है। और अभी जो बैठे हुए हैं यहाँ पे हमारे जिला कृषि पदाधिकारी महोदय, तमाम यहाँ पे मैं भूल गया था, क्षमा चाहूंगा।
हमारे तमाम पैक्स अध्यक्ष यहाँ बैठे हुए हैं, पैक्स अध्यक्ष संघ के अध्यक्ष भी बैठे हुए हैं। मैं आप लोगों को भी बधाई देना चाहता हूँ। सही बात है, आपने जो बात बताया उसी समय मेरे दिमाग में ये बात आई है कि विधानसभा के अंदर इस बात को रखूंगा कि आप केवल धान गेहूं खरीदने वाले ही व्यवसायिक न बने रहे, लेकिन पैक्स अध्यक्ष है तो पैक्स अध्यक्ष की जवाबदेही को भी निर्धारित की जाए कि आपकी भी क्या क्या जवाबदेही है, आप भी कैसे अपने किसानों के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। इसकी बात मैं वहां रखूंगा, उसकी कॉपी भी आपके पास भेज दूंगा। यहाँ पे बहुत सारे महिला बैठी हुई, कृषि से जुड़ा हुआ केवल मैं समझता हूँ गेहूं धान मक्का उपजा लेना ही नहीं है। यहाँ पर मैं भी देख रहा था बहुत सारी माताएं बने यहाँ बैठी हुई है, सुदूर देहाती इलाकों की माताएं बैठी हुई। यहाँ पे गोटरी मतलब बकरी है, बकरी पालन का भी बड़ा अच्छा कृषि में ये है। महिला लोग बैठी हुई है। हम आग्रह करेंगे, यहाँ पे स्टेट बोर्ड नहीं काम कर रहा है, बारिश के समय में पूरा बाढ़ भरा रहता है। अभी जब समय आएगा पानी का तो पानी नहीं मिलता है। इन सब चीजों की बात अलग है, लेकिन अभी कृषि से संबंधित बातें, अभी बात में मैं बात कर रहा था। मैं जिला कृषि पदाधिकारी से पूछा कि भाई आप बताइए, हम लोग का 25 तारीख से हाउस चलने वाला है, इसमें हम लोग समय देते हैं, कौन सा ऐसा मांग किया जाए विधानसभा के अंदर ताकि हमारे किसानों को ज्यादा फायदा हो सके। इन्होंने तुरंत जवाब दिया कि गंडक दियारा जैविक कॉरिडोर के निर्माण के लिए बात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा कि जैविक गंडक दियारा जैविक कॉरिडोर, और यही में मैं अभी जाऊंगा, गाड़ी में बैठे बैठे मोबाइल पे क्वेश्चन बनाऊंगा, इसको मोबाइल से नेट से भेजूंगा विधानसभा में, ताकि आगे आने वाला जो जिस दिन कृषि विभाग का बिल होगा उस बिल में ये आवे। तो मैं विशेष रूप से अब सब चीजों को कैसे अच्छा से अच्छा करके और अपने परिवार को ठीक से रख सके, इसके बारे में आप जरूर सुने। और इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जो फर्टिलाइजर है, जिसके बारे में विशेष रूप से जिला कृषि पदाधिकारी महोदय बताएंगे, इसका कम से कम उपयोग कैसे हो, ज्यादा से ज्यादा जमीन को अच्छा कैसे बना के रखा जा सके, और जो किसानों को समस्या है, बाढ़ में दह जाना, गर्मी में सूखा हो जाना, इन सब बातों के लिए हम लोग वहाँ पे चाचा बैठे हुए हैं। हमेशा जब मुलाकात होती है तो इस बात को करते हैं। मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ कि हमेशा याद करते रहते हैं, और मैं जब आपको देखता हूँ तो मुझे स्टेट बोर्डिंग की याद आती है, और आपका स्टेट बोर्डिंग लग के रहेगा। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ में ज्वाइंट डायरेक्टर साहब का स्वागत करते हुए जिला कृषि पदाधिकारी महोदय, आप सब लोगों से आग्रह करते हुए मैं 2-4-10 मिनट और बैठूंगा और आग्रह करूंगा कि मेरी फ्लाइट है 4:30 में, मैं आपको बताया हूं, मैं थोड़ा दिल्ली निकलूंगा। मैं इसी के साथ में अपनी बात को समाप्त करता हूं। और सब चीजों के लिए बगड़ा जब भी आप बुलाते हैं तब आते हैं, और सब चीजों के लिए मैं बैठूंगा। आज कृषि से संबंधित सारी बात है, यही मैं चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। गन्ना लगाते थे, गन्ना में गांव का 10 लोग मिल करके आपस मिल करके भाईचारा खेती बाड़ी करता था, कोड़ता था, सोता था, बनाता था। अब गन्ना पेड़ करके उससे गुड़ बनाया जाता था, राब बनाया जाता था, चीनी बनाया जाता था। वो हमारे शरीर के लिए चीनी जो जहर है उससे बेहतर था। आज हम छोड़ दिए, सब कुछ खत्म कर दिए। पहले नंगा पांव लोग चलता था, हाथ में फरसा, हसुआ, कुठा, साइकिल चलाता था, कहाँ इतना संसाधन था। और आज पैर से जूता मोजा हटता नहीं, हाथ से टच स्क्रीन मोबाइल छूटता नहीं। हाइब्रिड खाओ, हाइब्रिड हो जाओ। कोई ब्रीड ही नहीं है तो सब्जी आप लगा दिए हैं ये हाइब्रिड प्रोडक्शन के लिए। आज हम अपने साथ अपने गद्दारी कर रहे हैं। हम जो पैदा कर रहे हैं, जहर पैदा कर रहे हैं, जो कुछ हम ले रहे हैं पैसा के लिए ले रहे हैं। ऐसा नहीं पहले जमाना में था, बहुत संस्कार था, बहुत प्रेम था। गांव में शादी विवाह होता था, मैं 10 वर्ष कहा था औरंगाबाद में जब था कि एक समय आने वाला कि 10 वर्ष के अंदर लोग शहर छोड़ के गांव भाग जाएगा। 10 वर्ष के अंदर शुरू हो गया। 1 कट्ठा जमीन शहर में ले रहा 20 लाख में, 30 लाख में मकान बना रहा 50 लाख में, और 1 एकड़ मकान गिर रहा मात्र 25 लाख लगा देगा। गांव में शादी संस्कार था, भाईचारा था, प्रेम था। शहर में जाते सब कुछ बदल गया। बिना चाय का सुबह नहीं होता है, बिना चटर पटर खाए जी नहीं
सरकारी सेवा में है तो और आरामदेही है। और इसके बाद यदि हम कोई ठीका पटीका बिजनेस कर रहे हैं तो पूछने नहीं है ये हम क्या कर रहे हैं। मैं करोड़ मजाक कर रहा हूं। मैं एक सज्जन को किसी विभाग से आए अधिकारीगण, आत्मा के अधिकारीगण, हमारे मीडिया के लोग, हमारे कृषक भाई एवं महिला कृषक, सबसे पहले हम अपना परिचय दे दें कि हम कृषि विज्ञान के सरैया से आए हैं और अभी हमको जो विषय दिया गया है वो दिया गया है कि किचन गार्डनिंग जो है वो हम कैसे करें। तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि किचन गार्डनिंग से हमारा अभिप्राय क्या है। किचन गार्डनिंग करने का ये मतलब है कि वो गार्डन, वो बगीचा जो हम अपने घर के पिछवाड़े में लगाते हैं और जिससे हम व्यावसायिक खेती नहीं करते हैं, जिससे कि हम अपने परिवार के लिए जो है खेती करते हैं ताकि हमें सब्जी और फल जो है वो प्रतिदिन मिल सके। अभी किचन गार्डनिंग का नाम जो है वो पोषक वाटिका रखा गया है ताकि इसके महत्व को लोग समझें कि ये सिर्फ एक वाटिका नहीं है, ये पोषक तत्वों से जो है वो पोषक तत्वों से भरा हुआ जो है एक वाटिका है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जरूरी है। आपके घर के पिछवाड़े में जितनी भी जमीन हो, जरूरी नहीं है एक जो आदर्श पोषक वाटिका होता है वो 200 मीटर स्क्वायर का होना चाहिए, क्योंकि उसमें आप जो मानते हैं कि हम 6 परिवार अगर होते हैं तो जो 2 से 2.5 किलो सब्जियां प्रतिदिन उसमें बच सके और एक आदमी को कम से कम एक दिन में 300 ग्राम सब्जी खानी चाहिए। 300 ग्राम सब्जी में आप 100 ग्राम के करीब आपको पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए, 100 ग्राम के करीब आपको जड़ वाली सब्जियां खानी चाहिए और 100 ग्राम के करीब अन्य सब्जियां खानी चाहिए। इसके अलावा जो है साइट्रस फ्रूट है वो भी हमको थोड़ा बहुत लेना चाहिए। तो इसी बात को ध्यान में रखकर पोषक वाटिका का आप निर्माण करें और पोषक वाटिका का जब आप निर्माण करें तो ध्यान दें कि हमें सालों भर जो है ना, ऐसा नहीं है कि एक बार हमको ज्यादा सब्जी मिले और दूसरा महीना आते आते या अगर हमको समर में मिल रहा है तो हमको वो रबी में वो सब्जी ना मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको ऐसा होना चाहिए कि हमको सालों भर जो है सब्जियां वो मिलती रहे, क्योंकि जो सब्जी में और फल में जो पोषक तत्व पाया जाता है वो विटामिन और खनिज लवण पाया जाता है और विटामिन और खनिज लवण जो होते हैं वो अधिकांशतः जो है वो जल में घुलनशील होते हैं और जल में घुलनशील होने के कारण अगर आप एक दिन अत्यधिक खाइएगा तो एक आपके शरीर से वो बाहर निकल जाएगा, फिर दूसरे दिन उसकी आवश्यकता होगी। इसीलिए बोला गया है कि सब्जियां जो है हमको डेली खाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अभी हम जो बाजार से सब्जी लेते हैं उसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है, तो ये संभव नहीं है कि आप बाजार से खरीद के 6 परिवार का आदमी है तो प्रतिदिन हम 300 के हिसाब से जो है वो सब्जी खा सके। दूसरी बात कि उसमें कीटनाशक डाला हुआ रहता है, बहुत सारा ऐसी चीज डालने हुए होते हैं जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है। तो हम कृषक भाई जो दूसरे के लिए अन्न उपजाते हैं, दूसरे के लिए चीजें उपजाते हैं, पैसा कमाने के लिए हम खेती करते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि हमारा स्वास्थ्य खुद कैसे अच्छा रहेगा और इस स्वास्थ्य को अच्छा रखने में आपका किचन गार्डन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो अगर हम मान लिए कि आप उसको क्या कीजिए कि खंड में विभाजित कर लीजिए, है ना, और थोड़े से थोड़े जमीन का हमको उसमें उपयोग करना है। जरूरत नहीं है कि 200 मीटर स्क्वायर हो, अगर कम भी हो तो हमको ध्यान देना है कि हम इसको कैसे वैज्ञानिक तरीके से कैसे इसका उपयोग करें थोड़े जमीन को कि हमको पूरे साल जो है सब्जियां मिल सके। तो अगर 200 मीटर स्क्वायर है तो आप क्या कीजिए कि उसको जो है 2 खंड में बांट लीजिए। जो 2 मीटर के करीब जो खंड आप रखिए उसमें उसको छोटा खंड रखिए, है ना, और उसमें आप साल भर जो सब्जियां होती हैं जो छोटा खंड होगा उसमें हम बहुवर्षीय पेड़ लगाएंगे। बहुवर्षीय पेड़ मतलब हुआ कि हम सहजन लगाएंगे, पपीता लगाएंगे, केला लगाएंगे, नींबू लगाएंगे। तो इससे क्या होगा ना कि ये बहुवर्षीय पेड़ जो है वो आपको क्या करेगा कि फल के साथ साथ जो है आपको सब्जी भी देगा। जैसे पपीता लगाए तो आपको जो है फल भी दे रहा है, सब्जी भी दे रहा है। सहजन जो है वो बहुत गुणों से भरपूर है। सहजन बहुत गुणवत्तापूर्ण जो करके 2 पेटिकाएं लगी हुई है जहाँ पर
लोग अपना नाम दर्ज कराते हुए। आप एक साहेबगंज के लिए लगी हुई है पेटिका, शिकायत पेटिका, और एक पारू प्रखंड के लिए शिकायत पेटिका लगी हुई है। कृपया अपने शिकायत को उस संबंधित पेटिका में डालते हुए वहां पर दर्ज करावेंगे। आपके समस्या के समाधान के लिए यहाँ पदाधिकारी बैठे हुए हैं, हमारे नेता लोग बैठे हुए हैं। उसको समाप्ति के बाद उसको देख करके आपके समस्या पर पुनर्विचार किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कृषि विज्ञान केंद्र सरैया के कार्यालय, मुझे आज जो यहाँ कृषक गोष्ठी में कृषक गोष्ठी में जो टॉपिक मिला है, संरक्षित खेती मिला है। संरक्षित खेती मतलब होता क्या है? संरक्षित खेती मीन्स होता है कि आज के डेट में देख रहे हैं कि बेमौसम बरसात हो जाता है, बेमौसम बरसात हो जा रहा है और ठंड भी उतनी ज्यादा पड़ नहीं रही है। कभी कभी मतलब आपको बारिश के अलावा मतलब और जो फॉग उठता है, फॉग भी बहुत ज्यादा गिरने लगता है। इसी कारण जो सब्जियों का आज के डेट में कहा जाता है कि हाई वैल्यू क्रॉप लेने के लिए, मतलब कम जमीन में जितना ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हम लोग ले सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन होता है। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन ये होता है कि इसमें आपको जो जैविक अवयव है और अजैविक अवयव है, दोनों कारकों से फसल को बचाता है। जैविक अवयव में जैसे आपका हो गया कीट रोग और जो मिट्टी जनित जो कीट, मिट्टी में जो आपका कीट रहता है उससे भी बचाता है। और अजैविक में आपका आ गया जैसे आपका बारिश हुआ, मतलब तापमान में वृद्धि और कमी जो होती है, तुरंत तापमान में वृद्धि हो जाती है, तुरंत कमी हो जाती है, उससे भी ये बचाता है। तो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन आपको 3 तरह का होता है। इसमें पहला होता है कि एक हरित गृह होता है। हरित गृह में होता है कि आपको हरित गृह होता है, छाया गृह होता है, एक लो टनल पॉली हाउस होता है। तो हरित गृह में आपको होता है क्या, मतलब जैसे आप लोग अपना घर बनाते होंगे, तो जैसे घर बनाते हैं उसी घर में ऊपर से पॉलीथीन लगा दिया जाता है। तो पॉलीथीन का साइज होता है 200 से 400 माइक्रोन का साइज होता है उसका, मतलब थिकनेस जो होता है, मोटापन जो पॉलीथीन का है उसको आप देखें। आप जैसे टमाटर, विभिन्न रंगों के शिमला मिर्च या जो बीज रहित खीरा होता है उसको भी ले सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपको जो फसल है, फसल का वृद्धि जो है वो तेज होता है, और वृद्धि के साथ उसका क्वालिटी भी आप देखिएगा। जो आजकल हम लोग चर्चा करते हैं गुणवत्तापूर्ण सब्जी, जो क्वालिटी मतलब जो बाहर के क्या होता है कि मोस्टली किसान अगर बेचना रहता है, अगर कीट उसमें रहता है तो उसके लिए हम दवा का प्रयोग बहुत ज्यादा करते हैं। लेकिन अगर पॉली हाउस में करते हैं, पॉली हाउस या ग्रीन हाउस में करते हैं, तो इससे हमको क्वालिटी वाला सब्जी मिलता है, जिसमें सब्जी का ग्रोथ भी अच्छा होता है। उसके बाद उसमें जो उत्पादकता भी बढ़ती है, और इसमें हम बेमौसमी सब्जी का उत्पादन भी कर सकते हैं। अगर कोई छोटे मोटे किसान है, इसमें आप नर्सरी का भी अपना उद्योग लगा सकते हैं। तो इसमें नर्सरी के अलावा विभिन्न प्रकार की फूलों का भी आजकल व्यापार चला हुआ है। तो हम लोग फूल का जो व्यवसाय करते हैं मोस्टली बाहर से मंगाते हैं। आपके सरैया या पारू या कहीं भी कुछ ही किसान ही है जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में भी आते हैं। अशोक सिंह है, वो भी लगाते हैं आपको फूल। और एक तो किसान क्रियान्वयन किया जाता है, इसके बारे में हमको मौका मिला है। आज इस प्रांगण में समेकित कृषि प्रणाली एवं प्राकृतिक खेती पर किसान का संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें सरकार के द्वारा देखा जा रहा है कि अभी जो उर्वरकों का लगातार प्रयोग हो रहा है, जिससे हमें मिट्टी की गुणवत्ता, उसकी संरचना का कुप्रभाव पड़ रही है, तथा हमारी उत्पादकता भी उस अनुपात में नहीं बढ़ रही है जैसा बढ़ना चाहिए। हम देख रहे हैं कि लोग रोज बीमार पड़ रहे हैं। अभी तुरंत हम लोग देखे हैं कि कोरोना का संक्रमण के कारण कितनी बड़ी समस्या हुई है। सबका उद्देश्य यही है कि हम लोग रासायनिक उर्वरकों का या कीटनाशकों का व्यवहार को धीरे धीरे कम करके प्राकृतिक खेती जो पहले हमारे पूर्वज किया करते थे, गाय पालना, गाय के मूत्र का व्यवहार करना, गोबर का प्रयोग करना, गोबर का खाद का उपयोग करना, जिससे कि हमारी उर्वरक की आवश्यकता कम पड़ेगी और खेत में उत्पादकता बढ़ेगा। अभी रबी मौसम में आप लोग देखे होंगे कि
यूरिया के लिए पूरे भारतवर्ष में हाहाकार मच गया खाद की उपयोग करने के लिए। वास्तव में हमारा जो आच्छादन है और हमारा जो मांग था उसके अनुरूप कम उर्वरक हमको मिला था, जिसके कारण हुआ। अब हमको देखना है कि हम उर्वरक का कम व्यवहार करके अच्छा उत्पादन कैसे लें। उसके लिए देखे हैं कि नैनो यूरिया का प्रयोग किया गया। बार बार नैनो यूरिया छोटा सा डब्बा में आता है और एक बोरा यूरिया के जगह पर आधा लीटर का पैकेट आता है, जिसका व्यवहार करके आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। उसमें डायरेक्ट जो यूरिया में क्षति होने की संभावना होती है, जैसे हम कोई खाद अगर खेत में डालते हैं तो उसका 20 से 25% ही हमारा पौधा उपयोग करता है। माननीय विधायक जी पहुंच गए हैं। कृपया आप लोग ताली बजा करके माननीय विधायक जी का स्वागत करें। आप सभी का ताली जोर से बजाकर विधायक का स्वागत करें। बनाइएगा नहीं, हाथ तो नीचे कीजिए, हाथ नीचे कीजिए। हाँ, श्री रमेश सिंह जी से दुआवे और बुके देकर माननीय रमेश वो बोल जा। थोड़ा साइड हो जाए। यहीं से हो रहा है पूरे जिला में। का स्वागत नूरम जी के द्वारा, पासवान जी का स्वागत, प्रशांत कुमार अध्यक्ष अवधेश गुप्ता जी का स्वागत एक बार यहाँ देखिए, मनीष कुमार करेंगे। अवधेश गुप्ता जी का स्वागत कुमार जी करेंगे। क्षेत्र संख्या 1 के उनका स्वागत शैलेंद्र कुमार जी। जिला परिषद इधर देखिएगा। पैक्स अध्यक्ष संघ के अंगवस्त्रम और माला के इधर एक बार माला भी पहना है। सरपंच प्रतिनिधि यहाँ देखिए, माला पहना। स्वागत बेटा कर रहा है। सुनिए भैया, बराबर जी खेती विषय पर कृषि गोष्ठी के आयोजन करता माननीय मुख्य अतिथि साहेबगंज ही नहीं, पूरे उत्तर बिहार के कुछ मामले में बिहार के भी आन बान और शान माननीय विधायक डॉक्टर राजू कुमार सिंह राजू जी इस कार्यक्रम में उपस्थित, जिला उपाध्यक्ष भाजपा श्री विजय कुमार जी इस कार्यक्रम में उपस्थित, जिला कृषि पदाधिकारी माननीय आदरणीय श्री शिलाजीत सिंह जी, प्रखंड कर्मोपति इलाके के अध्यक्ष हमारे माननीय छोटे भाई विकेश कुमार जी, ग्राम पंचायत बंगड़ा निजामत के मुखिया जी, सांसद प्रतिनिधि श्री रामनेश मालाकार जी, विधायक प्रतिनिधि श्री दिलीप पासवान जी, मुखिया संघ के अध्यक्ष हमारे छोटे भाई श्री अवधेश शाह जी, मंच पर उपस्थित हमारे बड़े भाई पूर्व मुखिया महेश्वरी सिंह जी, जिला परिषद 1 के श्री राजेश सहनी जी, जिला परिषद 3 के प्रतिनिधि श्री सर्वेश कुमार सिंह जी, पंचायत समिति बंगला निजामत के पंचायत समिति सदस्यगण, सरपंच बंगला निजामत महोदय, उप प्रमुख साहेबगंज, आत्मा अध्यक्ष साहेबगंज, हमारे बड़े भाई श्री चंद्रशेखर ठाकुर जी, छोटे भाई राजेश्वर प्रसाद सिंह जी एवं राजेश्वर प्रसाद जी, तथा हमारे मीडिया साहब, मीडिया बंधु भाइयों बहनों, नौजवान साथियों और माताओं, आज जैसा आप सभी जानते हैं, आत्मा की ओर से माननीय विधायक जी के प्रयास से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसके अभी आपके जिला में कृषि पदाधिकारी श्री शिलाजीत बाबू आए हुए हैं। आप सभी जानते हैं इनका कार्य करने का इनका अलग ही तरीका है, हर चीज जानना चाहते हैं, किसानों तक पहुंचे, किसानों का विकास हो, किसान
अब ठीक बात है, हम व्यवसायिक संगठन थी, हम सबों के चहीते युवाओं के दिलों के धड़कन और बुजुर्गों के दुलारे आदरणीय विधायक डॉक्टर राजीव कुमार सिंह जी, मंच पे विराजमान जिला से आए हुए डीओ साहब आदरणीय शिलाजीत सिंह जी, मंच पे विराजमान सांसद प्रतिनिधि श्री रामनरेश पलाकार जी, विधायक प्रतिनिधि दिलीप पासवान जी, जिला से आए भाजपा उपाध्यक्ष जी, मुखिया संघ के अध्यक्ष अवधेश गुप्ता जी, बासदेपुर सराय के पंचायत के मुखिया अरुण यादव जी, बंगला पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि मेरे बड़े भाई रंजीत भाई जी, बांगला के समिति सभा साहब, सरपंच साहब एवं तमाम लोग यहाँ उपस्थित हैं, जनप्रतिनिधिगण, मेरे किसान भाइयों, मेरे बहनों, मेरे माताओं, जो भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, सर्वप्रथम मैं आप सबों को सादर प्रणाम करता हूँ। आज इस प्रांगण में जो बैठक हुई है, जिस विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं, उस विषय पे मैं आप लोगों से ज्यादा समय देना नहीं चाहूंगा। बस मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि कृषि प्रधान वाला हमारा देश, जिसमें हमारा बिहार सिर्फ कृषि के लिए जाना जाता था सदियों से, आज उस कृषि की क्या स्थिति है। मुझे याद है मेरे बचपन में, आज मेरे बाबा की उम्र के कुछ लोग बैठे होंगे, मुझे याद है कि मेरे बचपन में आज की आधुनिक साइंटिस्ट से बड़े साइंटिस्ट वो लोग थे कृषि में। बिल्कुल तरीके से क्या करते थे कि मुझे याद है कि गेहूं का जो फसल होने वाला होता था, तो गेहूं के बीज को वो केले के पत्ते में रख के और खादे में दबा देते थे, 5 या 6 तरह का बीज को, उसको निकालते थे। गांव में बैठक होती थी कि कौन सा बीज सबसे अच्छा, उस बीज को लगाया जाता था और लहराती फसल होती थी। आज हमारा देश साइंटिफिक हो गया है, किसानी में साइंटिस्ट बड़े बड़े हो गए हैं, लेकिन फिर भी मेरा क्षेत्र जो गन्ने, जो गेहूं, जो चावल, जो लहर, इन सब, जो सरसों, इन सब खेती के लिए जाना जाता था। आज हमारे क्षेत्र में किस चीज की खेती हो रही है? यहाँ देखिए महिलाएं जब स्वावलंबी बनेगी तभी जाकर के रियल में सही विकास हो पाएगा। इसलिए महिलाओं के स्वावलंबन के ऊपर, और उसका सबसे बड़ा अभी गोठनी का ये है, इस पर जरूर जिला कृषि पदाधिकारी महोदय बताएंगे कि आप लोग इसको कैसे इसका पालन करेंगे। यहाँ पे बायोफ्लॉक तकनीकी से मछली के उत्पादन के बाद अभी डायरेक्टर साहब भी आपके बीच आए हैं, सानी जी हमारे जितने भी प्रतिनिधि हैं, जितने भी आगंतुक सज्जन हैं, किसान हैं, माताएं बहनें, सबको मैं सादर प्रणाम करता हूँ। साथियों, हमारा अधिकार दिया हुआ है कुछ कहने और सुनने के लिए। समस्या की सुलझ तब होती है जब हम कुछ करते हैं। साथियों, इस साल जो खाद और डीएपी की समस्या थी, 4 बजे भोर से हम किसान लाइन लगाते थे, ठोकर खाकर बाहर आते थे और हमको खाद नहीं मिला है। जो खाद मिला है ब्लैक रेट में 1800 रुपए में इस साहब ने बिकी है और उससे हमारे फसल बर्बाद हो गया है। यूरिया की भी वही स्थिति है। मैं खास करके विधायक महोदय और जिला कृषि पदाधिकारी महोदय से निवेदन करता हूं कि प्रत्येक पंचायत में खाद की व्यवस्था कराई जाए, चाहे पैक्स के माध्यम से हो जाओ, अच्छी बात हो। नहीं तो हम धपला खाते रहेंगे और हमारा फसल बर्बाद होता रहेगा। दूसरी बात, सिंचाई की सुविधा तो है ही नहीं। बहुत से हमारे इलाके में स्टेट बोरिंग लगाया गया है जिसके मोटर जल गए हैं, लेकिन आज तक कोई सुनने वाला नहीं है। तीसरी बात है, हमारे किसान मजबूर हैं, मजदूर नहीं मिल रहे हैं। आपके पास मनरेगा से जो मजदूर है उसको किसानों को डिप्यूट कराया जाए ताकि हमारा कृषि का कार्य संभव हो सके। हम मजदूरों का पैसा देंगे, हम किसान देंगे और मजदूरी करा करके मनरेगा के दर से किसान मुहैया कराया जाए। नहीं तो मजदूर अगर नहीं मिलेगा हम खेती करने में सक्षम नहीं होंगे। फिर तीसरी बात है कि फसल इंश्योरेंस हम कराते हैं। पिछला साल साहेबगंज प्रखंड में एक दाना भी धान नहीं हुआ, कोई किसान कहते, लेकिन घोषित कर दिया गया 40%। हम किसानों को आज तक इंश्योरेंस का 1 पैसा भी नहीं मिला है।
इधर जो तरबूज की खेती करने वाले किसान हैं, आज जाइए ठंडा में है, लेकिन उनके बाजार जाने की सुविधा नहीं है, सड़क खत्म है, पीछा छपरा पुल जर्जर स्थिति में है, जो पहले से भी मैंने दिया है, उसका कागज मेरे पास है। मैंने कई बार इसके लिए तमाम लोगों से कहा है, लेकिन कहीं से भी कोई पदाधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं निवेदन करता हूं, कृषि से संबंधित सड़क और पुल को बनवाया जाए, अन्यथा हम बाजार जाने में अक्षम हैं और किसी भी समय हम ट्रैक्टर लेकर उसमें घिस सकते हैं। फिर दूसरी बात है कि जब हमारी महिला 4 बजे भोर से लाइन में लग गई डीएफ के लिए, कोई बीमार पड़ गया, हॉस्पिटल में जाने के बाद कोई भी महिला डॉक्टर नहीं है जो उसका इलाज कर सके। मैं आप लोगों से, तमाम लोगों से इस मंच के द्वारा निवेदन करता हूं कि महिला हॉस्पिटल जो कई वर्षों से लगातार जर्जर स्थिति में पड़ा हुआ है, उसकी मंजूरी इस सत्र में हमारे विधायक जी दिलवावे और उसमें महिला डॉक्टर की व्यवस्था करावे, ताकि महिलाओं का प्रसव इत्यादि में सुविधा हो। साथियों, सबसे दुख की बात है, खेती कर रहे हैं, रात भर जग रहे हैं और आपका घोड़पलाश मेरे खेतों को चल रहा है। मैं आप तमाम लोगों से इस मंच के द्वारा कहना चाहता हूं, उस घोड़पलाश की व्यवस्था की जाए, अन्यथा हम लोगों को कह दिया जाए हम खेती छोड़ दें। आखिरी संध्या भी आप सोचेंगे तो मैं तैयार हूँ, रात के 2 बजे तक रहेंगे। जी जी, नाम का असर होना चाहिए। कृपया आप लोग बैठे, आप सभी लोग कृपया बैठ जाए। माननीय विधायक जी को फ्लाइट पकड़ना है। अब किसान भाइयों, सम्मानित किसान भाइयों, माताओं, सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं और प्रणाम करता हूं। आज मुझे आने में थोड़ी विलंब हुआ है। कल किसान मेला दरभंगा में था, चूंकि दरभंगा प्रमंडल का भी संयुक्त कृषि निदेशक हूँ और तिरहुत का भी हूँ, तो रात में लेट से लौटा हूँ, इसलिए थोड़ा फिर ऑफिस में काम था, इसलिए लेट से आया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। कृषि प्रणाली है, ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है, बहुत ही आप लोगों के लिए लाभदायक कार्यक्रम है। चूंकि आप देखते हैं अभी माने किसान भाई ने उठाया कि खाद नहीं मिलता है और खाद का हाहाकार हो गया है। हमारे जिला कृषि पदाधिकारी ने कहा कि खाद 50,000 मैट्रिक टन आना, तो इन्होंने सही कहा कि खाद जहर है। कैसे जहर है मैं साबित कर देता हूँ। चूंकि आपको याद होगा पहले जमाने में जब हम लोग बच्चा थे, उस समय खाद का प्रचलन बहुत कम होता था। लोग गोबर खेत के कोना पर रखते थे और जब 1 महीना 2 महीना होता था तो उसको तब मिट्टी में मिला देते थे, पूरा खेत में मिला देते थे और फसल बहुत अच्छा होता था। आज का ये हो गया है कि परंपरा की नहीं, खाद डालेंगे तब ये मेरा उत्पादकता होगा, नहीं, ये भूल जाइए। यूरिया जो है आप जितना डालते हैं खेत में, पता है कि कितना प्रतिशत आपका पौधा लेता है? मात्र 35 से 40%, मात्र 35 से 40%। रेस्ट 60% क्या होता है? आइदर इवापोरेशन हो जाता है या लीचिंग लॉस होता है, मैंने जमीन में चला जाता है या वाष्पीकरण हो जाता है। इसका वही हाल है। आपको याद होगा 1964-65 में अनाज की कमी हो गई थी। भारत देश इतना बड़ा देश में अनाज का उत्पादन नहीं होता था कि इतना फास्ट पॉपुलेशन, उस समय जो पॉपुलेशन था उसके लिए भी खाना अन्न नहीं हो। लेकिन उस समय क्या हुआ? हरित क्रांति हुई। 63-64 में हरित क्रांति हुई। धन्यवाद डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी का, जिन्होंने हरित क्रांति लाया। और उस समय क्या हुआ? उसमें हाई यील्डिंग वैरायटी लाया गया, इरिगेशन की फैसिलिटी बढ़ाया गया, खाद का प्रयोग बढ़ाया गया, यूरिया, डीएपी, एमओपी, पोटाश, जो भी खाद है बढ़ाया गया। लेकिन माइक्रोन्यूट्रिएंट कम दिया गया, जिंक कम डाला जाता था। चूंकि वो अन्न का उत्पादन कम होता था तो बगल के देश से हम लोग को अन्न आता था।
तो दूसरा छोटा देश श्रीलंका से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अमेरिका से अनाज आता था तो वो क्या कहता था, क्या गरीब देश है, बेघर है, भिखारी है, बेघर है, इंडिया इज बेघर कंट्री, भिखारी है, क्या रहेगा इसे। तो उसी के लिए हाइलिंग वैरायटी, फर्टिलाइजर, इरिगेशन फैसिलिटी, और पंजाब में अधिक उत्पादन होने लगा। आज भी आप लोग सोच रहे होंगे कि पंजाब में अधिक उत्पादन हो रहा है, नहीं। अब क्या हो गया है, पंजाब की मिट्टी ऊसर भूमि हो गई है, जिसको अल्कलाइन सॉइल कहते हैं। सलाइन होता है, अल्कलाइन होता है। सलाइन थोड़ा कम होता है, अल्कलाइन बहुत ज्यादा होता है। जो ऊसर जमीन मुजफ्फरपुर में भी एरिया में है, सिवान जिला में है, बहुत जगह है जो उजला एकदम पाउडर जैसा हो जाता। और आपके यहाँ क्या स्थिति है, इतना नर्सिंग होम खुल रहा है। बिहार हर्पल न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, साथ ही शेयर करें।